नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तिवारी एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 7 के सामाजिक विज्ञान में भूगोल के अध्याय 9 की। भूगोल का अध्याय 9 जिसका शीर्षक है रेगिस्तान में जीवन। तो चलिए शुरू करते हैं इस अध्याय को और बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। दोस्तों, इस अध्याय में हम मुख्य रूप से ये पढ़ने वाले हैं कि रेगिस्तान क्या होते हैं और किस प्रकार से लोग यहाँ पर जीवन व्यतीत करते हैं। यहाँ की जलवायु कैसी होती है, मौसम का हाल कैसा होता है, कौन कौन सी वनस्पतियाँ यहाँ पर उपलब्ध हैं, जल यहाँ पर किस मात्रा में उपलब्ध होता है, कहाँ कहाँ उपलब्ध होता है, कौन कौन से रेगिस्तान हैं जो विश्व में सबसे बड़े हैं। इन सब विषयों पर आज हम विस्तार से इस अध्याय में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, इस पृष्ठ के पहले पैराग्राफ में हमें ये बताया गया है कि अध्याय 5 में हमने पढ़ा था कि जो पेड़ पौधे हैं, पशु है ना, मनुष्य है, इन सभी के लिए जल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अनिवार्य है ना। और जहाँ पर भी पीने के लिए जल उपलब्ध नहीं होता है, मवेशियों को चरने के लिए घास उपलब्ध नहीं होती है और फसलों के उगने के लिए भी जल नहीं होता है, ऐसे स्थान पर किसी भी जीव के लिए जो कि जीवित है, जीवन जीना अत्यंत कठिन हो जाता है ना। दोस्तों, हम जो है विश्व के उन स्थानों के बारे में पढ़ने वाले हैं जहाँ पर लोग अत्यधिक कष्टकारी तापमान में भी जीना सीख चुके हैं। अब कष्टकारी तापमान से तात्पर्य सिर्फ अत्यधिक गर्मी से नहीं है। यहाँ पर कष्टकारी तापमान से तात्पर्य है कि तापमान अधिक भी हो सकता है और बहुत ही कम भी हो सकता है। दोस्तों, रेगिस्तान शब्द आप जब भी अपने मन में जब भी आप सुनते हैं तो आप अपने मन में कल्पना करते हैं रेत के बड़े बड़े टीलों की, हर तरफ बिखरी हुई रेत की। लेकिन हमारे मन में जब भी ये कल्पना उठे रेगिस्तान की तो केवल यही प्रश्न मन में नहीं आना चाहिए कि बहुत अधिक गर्मी होगी क्योंकि जल नहीं रहता है ना। वहाँ का तापमान जितना गर्म रहता है उतना ही ठंडा भी रहता है। यह सब बातों को विस्तार से आप इस अध्याय में आज जानने वाले हैं। इनमें से कुछ स्थान दोस्तों आग की तरह गर्म होते हैं और कुछ होते हैं बर्फ़ की तरह एकदम ठंडे। ये विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र हुआ करते हैं। दोस्तों, इन क्षेत्रों में कम वर्षा होती है, विरल वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है, उपलब्ध है और तापमान यहाँ पर होता है अपने चरम पर। ठीक है दोस्तों, तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म या ठंडे हो सकते हैं। इन स्थानों में जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है, लोग वहाँ पर कृषि करने के लिए बस जाया करते हैं। ठीक है दोस्तों, शब्दावली को आप देखिए। यहाँ पे रेगिस्तान का अर्थ हमें बताया गया है एक शुष्क प्रदेश जिसकी विशेषताएं अत्यधिक उच्च अथवा निम्न तापमान और यहाँ पर पाई जाने वाली विरल वनस्पति है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप बेहतर तरीके से रेगिस्तान क्या होता है यह समझ गए होंगे। अब दोस्तों बात करने वाले हैं एक गर्म रेगिस्तान की जिसका नाम है सहारा। इस चित्र में देखिए, ये है दोस्तों सहारा रेगिस्तान। दोस्तों, विश्व और अफ्रीका महाद्वीप इसके मानचित्र को आपको देखना होगा। ठीक है, अगले पृष्ठ पर भी हमें जो है सहारा मरुस्थल का चित्र दिया गया है, मैं आपको वो दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, हमें यह बताया गया है कि उत्तरी अफ्रीका है ना, इसके बड़े भूभाग पर यानी बड़े हिस्से पर फैला हुआ है ये सहारा का रेगिस्तान। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो सहारा रेगिस्तान है ये विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान माना जाता है। ठीक है, लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में यह फैला हुआ है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह जो इसका फैलाव बताया गया है ना 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर, इससे आप यह समझ पा रहे होंगे कि यह हमारे जो भारत का क्षेत्रफल है उसके दुगुने से भी अधिक है। आपको याद है ना कि हमारे भारत का क्षेत्रफल कितना था, लगभग 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। क्या आपको ये बात पहले से पता थी? सहारा रेगिस्तान को घेरते हैं 11 देश। ये 11 देश कौन कौन से हैं यहाँ पर दिया हुआ है, मैं पढ़ करके आपको बताता हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा और इस प्रकार से सुनिएगा कि मानो सुनकर ही आपने याद करने का निश्चय कर लिया हो। दोस्तों, ये 11 देश हैं अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मौरितानिया,
मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया और पश्चिमी सहारा। यह 11 देश घेरे हुए हैं सहारा रेगिस्तान को। आगे यह बताया है दोस्तों कि रेगिस्तान के बारे में हम जब भी सोचते हैं, कल्पना करते हैं, तो हमारे मस्तिष्क में सीधे आ जाता है रेत का एक दृश्य, है ना? ऐसा ही तो होता है दोस्तों। हमारी कल्पना शक्ति इतनी तीव्र है कि जब भी हम कोई शब्द सुनते हैं और वह हमारा परिचित शब्द हो, जिसके विषय में ज्ञान हमारे मस्तिष्क को हो, तो हम तुरंत उससे संबंधित चित्रों को कल्पनाओं में देखने लग जाते हैं। जैसे ही मैं जल कहता हूँ, आपके मन में, आपकी कल्पना में जल आ जाता है ना? तो उसी प्रकार से जब रेगिस्तान कहा जाता है तो रेत के दृश्य सामने आने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ है। यहाँ पर बजरी के मैदान और नग्न चट्टानी सतह वाले उत्थित पठार भी पाए जाते हैं, यानी ऊपर उठे हुए। दोस्तों, ये जो चट्टानी सतह हैं, ये कुछ स्थानों पर 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं, ठीक है ना? याद रखिएगा, अभी हम सहारा रेगिस्तान के विषय में पढ़ रहे हैं, है ना? आगे हम एक ठंडे रेगिस्तान के बारे में भी पढ़ेंगे, तो आप इन ऊंचाइयों को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना? अगर सहारा रेगिस्तान की बात हो रही है तो यहाँ पर कहा गया है कि ये चट्टानी सतहें यहाँ पर हैं जो 2500 मीटर से भी अधिक ऊँची है, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे कहा था कि अगले पृष्ठ पर चित्र है जिसमें हमें सहारा मरुस्थल को दिखाया गया है, ठीक है? आप देखिए, ये वह 11 देश हैं जो इसे घेरे हुए हैं। सूडान, चाड, है ना, नाइजर, माली, मौरितानिया, पश्चिमी सहारा, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, और ये पूरा का पूरा है सहारा मरुस्थल। इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। क्या आपको पता है कि सहारा रेगिस्तान एक समय में पहले पूरी तरह से हरा भरा हुआ करता था, है ना? सुनकर आश्चर्य हो रहा होगा दोस्तों। सहारा की गुफाओं से हमें कुछ चित्र प्राप्त हुए हैं। उन चित्रों से हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर नदियाँ थी, मगर पाए जाते थे, हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु, बकरियाँ आदि सामान्य जानवर भी यहाँ पर पाए जाते थे। लेकिन दोस्तों, यहाँ की जलवायु में परिवर्तन आया और इस परिवर्तन ने इसे बहुत ही अधिक गर्म और शुष्क प्रदेश में बदल दिया। मुझे उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ गई होगी। एक और चीज़ है जो आप नोटिस कर रहे होंगे, देखिए, सहारा मरुस्थल से कर्क रेखा होकर के गुजरती है ना? ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों जलवायु की, कि यहाँ की जलवायु कैसी है। इससे पहले इस बॉक्स में दी गई जानकारी को समझ लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है कि सहारा के अल अजीजिया क्षेत्र में, जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिणी भाग में स्थित है, यहाँ का सबसे अधिक तापमान 1922 में दर्ज किया गया था। यह तापमान था 57.7 डिग्री, ठीक है? 57.7 डिग्री सेल्सियस का तापमान 1922 में कहाँ दर्ज किया गया था? सहारा का एक क्षेत्र है अल अजीजिया, वहाँ पे त्रिपोली में, जो कि लीबिया के दक्षिण भाग में स्थित है, ठीक है? अब जलवायु की बात करते हैं दोस्तों। सहारा रेगिस्तान की जलवायु जो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होती है और होती है शुष्क, ठीक है? यहाँ की वर्षा ऋतु जो है ना, वो अल्पकाल यानी बहुत ही कम समय के लिए होती है। यहाँ पर आकाश जो है वह बादल रहित होता है, साफ आसमान देख सकते हैं आप, और निर्मल होता है। नमी संचय होने की अपेक्षा तेज़ी से वाष्पित हो जाती है, यानी यहाँ का जो मौसम है वो कभी भी आर्द्र नहीं होता, है ना? दिन जो है वो अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं, यानी दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुँच जाता है। इससे क्या होता है, जो रेत होती हैं और चट्टानें हैं वो बहुत ही अधिक गर्म हो जाती हैं, और गर्म होने के बाद उनसे निकलने वाला ताप, उनसे निकलने वाली ऊष्मा, इसका विकिरण होता है चारों तरफ, और इस वजह से हर तरफ बहुत ही गर्म वातावरण उत्पन्न हो जाता है, ठीक है? अब अगर बात करें दोस्तों रातों की, तो अभी हमने देखा कि दिन में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है और रातों का तापमान गिर जाता है, और हिमांक बिंदु यानी जिस
टेम्परेचर, जिस तापमान पर जल जो है वह बर्फ़ में बदल जाता है, यानी लगभग 0 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस तक के पहुंच जाता है। इसीलिए तो इसको कष्टप्रद तापमान कहा गया है ना। आप देखेंगे कि यहाँ का तापमान दिन में एकदम अधिक हो जाता है 50 डिग्री से ऊपर, और रात को 0 डिग्री से नीचे, है ना, 0 डिग्री से। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ की वनस्पतियों के बारे में और प्राणी जात के बारे में कि कौन कौन से जीव जंतु है भैया जो यहाँ पर रहते हैं। दोस्तों, सहारा रेगिस्तान की जो अगर वनस्पतियों की हम बात करें तो यहाँ पर पाए जाते हैं खजूर के पेड़, है ना। आपने सुना होगा खजूर में अटके, है ना, किसी काम के नहीं। तो खजूर के वही पेड़ लंबे लंबे यहाँ पर पाए जाते हैं, कैक्टस पाए जाते हैं, है ना, और एकेशिया पाए जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर कुछ स्थान हैं जहाँ पर मरुद्यान खजूर के पेड़ों से घिरे हुए हरित द्वीप भी पाए जाते हैं। अगर प्राणी जगत की बात करें तो ऊंट, लकड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की अलग अलग जातियाँ और छिपकलियाँ यहाँ के प्रमुख जीव जंतु हैं। आप देख सकते हैं जो बड़े बड़े पेड़ हैं ना, ये खजूर के हैं, आसमान से गिरे और खजूर में अटके। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वैज्ञानिकों को यहाँ से मछलियों के कंकाल भी मिले हैं? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ के लोगों की। दोस्तों, सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में भी विभिन्न समुदायों के लोग जो हैं वह निवास करते हैं। भिन्न भिन्न क्रियाकलापों में ये लोग भाग लेते हैं। ठीक है, इनमें बेदुइन और तुआरेग भी शामिल हैं। दोस्तों, चलवासी जनजाति, क्या आपने ये नाम पहले सुना है? चलवासी जनजाति वाले ये लोग बकरी, भेड़, ऊंट और घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं। चलवासी से तात्पर्य है कि जो एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, इन पशुओं से इन लोगों को क्या मिलता है? दूध मिल जाता है और मिलती है इनकी खाल। खाल से ये बनाते हैं दोस्तों पेटी, जूते, पानी की बोतल आदि, और इसीलिए ये चमड़ा प्राप्त इनसे करते हैं। और इसके अलावा दोस्तों जो ये जो पशु पालते हैं ना, इनके जो बाल होते हैं यह उसका उपयोग भी करते हैं। किस चीज़ के लिए? यह उसका उपयोग करते हैं दोस्तों चटाई, कालीन, कपड़े और कंबल बनाने के लिए। आपको पता है कि यहाँ पर आंधियाँ उड़ती हैं जिसमें धूल पाई जाती है, और ये धूल भरी आंधियों से बचने के लिए, साथ ही साथ गर्म वायु से बचने के लिए भारी वस्त्र पहनते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है बात आपको समझ में आ रही होगी, आप कल्पना कर पा रहे होंगे ना। ठीक है दोस्तों, सहारा में मरुद्यान एवं मिस्र में नील घाटी, दो जगहों का जिक्र किया गया है। अगर सहारा की बात करें तो यहाँ पे मरुद्यान, और मिस्र की बात करें तो यहाँ पे जो नील घाटी है, यहाँ पे लोगों को निवास में मदद मिलती है, या ये ऐसा कह सकते हैं कि ये लोगों को निवास में मदद करती है। यहाँ पर जल की कुछ उपलब्धता है, और जल की उपलब्धता होने से लोग यहाँ पर खजूर के पेड़ उगाते हैं। यहाँ चावल, गेहूँ, जौ, सेम, इस प्रकार की फसलें उगाई जाती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कपास जो होती है ना, वह सबसे ज़्यादा विश्व में अगर कहीं की प्रसिद्ध है तो वो है मिस्र की। मिस्र में जो कपास उगाई जाती है वह पूरे विश्व में बहुत ही ज़्यादा फेमस, पॉपुलर यानी कि प्रसिद्ध है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पूरे विश्व में सबसे अत्यधिक मांग जिस तेल की है ना, उसकी खोज इस उत्पाद का अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र में होने के कारण यहाँ पर ये जो सहारा रेगिस्तान है ना, इसमें बड़ी तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है। अब परिवर्तन कैसा? देखिए, बहुत सारे महत्वपूर्ण खनिज जैसे लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज और यूरेनियम यहाँ पे सम्मिलित हैं। लोग नौकरियों की तलाश में यहाँ पर आ रहे हैं। दोस्तों, सहारा की सांस्कृतिक जीवन शैली जो है ना, उसमें भी परिवर्तन आ रहा है। यहाँ पर मस्जिदों से ऊंचे कांच की खिड़कियों वाले भवन और ऊँटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर महामार्ग जो है वह बनाए गए हैं। दोस्तों, नमक का जो व्यापार होता है ना, उसमें ऊँटों का स्थान अब कौन लेने लग गए हैं? ट्रक लेने लग गए हैं। पहले तो ऊँटों से ले जाते थे, लेकिन अब ट्रकों से ले जाया जाता है। दोस्तों, तुआरेग लोग, जिनका अभी हमने ऊपर जिक्र भी किया था, ये विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम करते हैं, गाइड का। आज अनेक चलवासी जनजाति के लोग शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं, जहाँ पर वो तेल और गैस के कार्यों में क्या ढूंढ रहे हैं?
नौकरी ढूंढ रहे हैं। दोस्तों अगले प्रश्न पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ इस नीले बॉक्स की तरफ। देखो यहाँ पर जानकारी दी है, क्या आप जानते हैं, शीर्षक के अंतर्गत। चलिए पहले इसे पढ़ते हैं। यहाँ पर यह बताया गया है कि जब रेत को पवन उड़ा के ले जाती है ना, तो वहाँ पर बन जाते हैं दोस्तों गर्त, यानी कि गड्ढे, और इन गर्त में भूमिगत जल जो है वह आ जाता है सतह पर, और वहाँ पर बन जाते हैं मरुद्यान। आपने यह शब्द अभी बहुत बार सुना कि मरुद्यान, है ना, लेकिन आपको इसका अर्थ अब समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, ये जो क्षेत्र होते हैं ना, जहाँ की रेत को पवन उड़ा कर ले गई और जहाँ पे गर्त बन गया और भूमिगत जल सतह पर आ गया, है ना, तो ये जो मरुद्यान होते हैं ये होते हैं उपजाऊ। लोग क्या करते हैं, इनके आसपास निवास करने लगते हैं और खजूर के पेड़ और अन्य कुछ फसलें हैं जो यहाँ पर वह उगाया करते हैं। दोस्तों कभी कभी क्या होता है ना कि ये जो मरुद्यान है ये असामान्य रूप से बड़ा भी हो सकता है। मोरक्को में टैफी लॉलेट मरुद्यान जो है वो ऐसा ही एक विशाल मरुद्यान है जो कि 13,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। दोस्तों मैं आपको बता दूं यह बहुत बड़ा स्थान है ना, तो आप यह नाम याद रखेंगे, मोरक्को का टैफी लॉलेट मरुद्यान। ठीक है, 13,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं ठंडे रेगिस्तान की। मैंने बताया था ना कि अब हम ठंडे रेगिस्तान की भी इस अध्याय में बात करेंगे, और ये है लद्दाख। इससे पहले समझते हैं लद्दाख का नाम लद्दाख क्यों है। इसका अर्थ होता है, ला जो है इसमें उसका अर्थ होता है पर्वतीय दर्रा, और दाख का अर्थ होता है देश, यानी पर्वतीय दर्रों का देश कौन है, लद्दाख है। दोस्तों जम्मू और कश्मीर, इसके पूर्व में बृहत हिमालय में स्थित लद्दाख एक बहुत ही ठंडा रेगिस्तान है। आप इस चित्र को पहले देखिए। ठीक है, आप देख सकते हैं ना, ये है जम्मू कश्मीर और इसके पूर्व में स्थित है ये लद्दाख। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ये है गिलगित, ये तो चीन हो गया, ये है देहरा गोमपास श्योक, ये है लद्दाख श्रेणी, ये है लेह, और ये है सिंधु नदी, जोजिला, कारगिल, इंडस नदी, श्योक नदी, ये भी श्योक नदी। ठीक है, ये है बारालाचाला, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, रोहतांग पास, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर। ठीक है, चलिए अब थोड़ा समझते हैं कहानी को। तो दोस्तों अभी हमने देखा जम्मू कश्मीर के पूर्व में जो है लद्दाख स्थित है, एक ठंडा रेगिस्तान है। दोस्तों इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियाँ हैं और दक्षिण में है जास्कर पर्वत। लद्दाख से होकर बहुत सारी नदियाँ बहती हैं। इसमें प्रमुख नदी है दोस्तों सिंधु नदी। ठीक है, ये नदियाँ गहरी घाटियों से और महाखड्ड, जिनको गॉर्ज भी कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा आप, उनका निर्माण करती हैं। दोस्तों लद्दाख में बहुत अधिक मात्रा में जो है हिमानियाँ हैं, जैसे ग्रेंगरी हिमानी है ना, गैंगरी हिमानी, ये नाम आप याद रखिएगा। लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3,000 मीटर से लेकर के काराकोरम में 8,000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। आप ये याद रखेंगे क्योंकि जब हमने सहारा के विषय में पढ़ा था तो हमने जाना कि वहाँ पे जो चट्टानें हैं उसमें एक चट्टान की ऊंचाई कितनी है, 2,500 मीटर लगभग। ठीक है, और लद्दाख में 3,000 से लेके काराकोरम में 8,000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। दोस्तों ऊंचाई अधिक है, इसी वजह से यहाँ की जो जलवायु है वो बहुत ही शीतल होती है, यानी ठंडी होती है, और होती है शुष्क। दोस्तों इस ऊंचाई पर वायु परत पतली होती है जिससे सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी के दिनों में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक हो पाता है, और रात में तापमान होता है 0 से -30 डिग्री सेल्सियस। आप सोचिए कितना कम तापमान हो जाता है। शीत ऋतु में दोस्तों जब ठंडी का मौसम आता है ना, बर्फीला ठंडा हो जाता है सब तरफ, तापमान हर समय उस समय होता है -40 डिग्री सेल्सियस और उससे नीचे ही रहता है। दोस्तों चूँकि यह हिमालय की वृष्टि छाया क्षेत्र में होता है, स्थित है, इसीलिए यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि वर्षा की होती होगी क्या, कमी। दोस्तों मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं और तेज़ जलाने वाले सूर्य ताप का अनुभव करता है। ठीक है ना, अब आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। आश्चर्य की बात है कि सूर्य की धूप और
ठंडा, है ना, एक साथ है। यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर हम यहाँ पर इस प्रकार से बैठ जाएं कि हमारे जो पैर हैं वो हमारी छाया में हो, है ना, तो एक समय पर हमें ऊष्माघात भी हो सकता है, यानी कि गर्मी, और तुषार उपघात से भी हम ग्रसित हो सकते हैं। दोस्तों, अभी हमने ला खापा चांद ऊपर पढ़ा था, मैंने आपको बताया था हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये खापा चांद जो है ना, इसका अर्थ होता है हिम भूमि, यानी बर्फ़ से ढकी हुई या बर्फ़ युक्त भूमि। दोस्तों, नीचे देखिए, ये जानकारी यह भी दी हुई है कि चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक तरह का विलुप्त प्राय जीव है। ठीक है, इसका शिकार शाहतूश के लिए किया जाता है। अब शाहतूश क्या होता है? इसका ऊन, ठीक है, जो वजन में हल्का होता है और अत्यधिक गर्म होता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ की वनस्पति जात और प्राणी जात की। यहाँ पर उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति यहाँ की दोस्तों विरल है। जानवर जो है यहाँ पे, उनके चरने के लिए कहीं कहीं पर ही घास उपलब्ध होती है और छोटी छोटी झाड़ियाँ यहाँ पर मिलती हैं। आप ये सारी चीज़ों को कल्पना करते चलिएगा, इससे आपको अध्याय में रुचि बनी रहेगी, इंटरेस्ट भी आएगा और कहानी समझ में भी आएगी। दोस्तों, घाटी में शरपत विलो एवं पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं। ये दोनों पेड़ों के नाम हैं, ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी, अखरोट ऐसे पेड़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। लद्दाख की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर जो पक्षी होते हैं ना, उनकी अलग अलग प्रजातियाँ भी हमें देखने को मिलती हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं, मैं इनको पढ़कर आपके सामने सुनाता हूँ। जैसे रॉबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नोकॉक, रैवन और ह्यूप, है ना, यहाँ पाए जाने वाले सामान्य यानी कॉमन बर्ड्स हैं, सामान्य पक्षी हैं। दोस्तों, इनमें से कुछ पक्षी हैं प्रवासी पक्षी। लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरियां, जंगली भेड़, याक और विशेष प्रकार के कुत्ते भी यहाँ पर पाए जाते हैं। दोस्तों, ये जितने भी पशुओं का जिक्र अभी हमने किया ना, इनको दूध, मांस और खाल प्राप्त करने के उद्देश्य से ही पाला जाता है। ठीक है दोस्तों, पशुपालन के तो हमेशा यही उद्देश्य रहते हैं। याक के दूध का उपयोग किया जाता है पनीर और मक्खन बनाने के लिए। भेड़ बकरी के जो बाल होते हैं ना, उनका उपयोग करते हैं ऊन बनाने, ऊनी वस्त्र बनाने के लिए। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। दोस्तों, क्या आपको पता है, अभी मैंने जिस शरपत पेड़ के बारे में जिक्र किया था ना ऊपर, वो उसी से क्रिकेट का सबसे अच्छा बैट यानी कि बल्ला बनाया जाता है। तो ये आप याद रखेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ के लोगों की। दोस्तों, लद्दाख और तिब्बत मध्य एशिया के निवासियों के बीच हमें किस प्रकार से समानताएं दिखाई दे सकती हैं। यहाँ के जो अधिकांश लोग हैं ना, वो या तो मुस्लिम समुदाय से हैं, मुसलमान हैं, या फिर बौद्ध हैं। ठीक है दोस्तों, लद्दाख क्षेत्र की अगर हम बात करें ना, तो यहाँ पर बहुत सारे प्रकार के अनेक बौद्ध मठ पाए जाते हैं। ठीक है, बौद्ध मठ हैं और ये उनके परंपरागत गोम्पा के साथ में स्थित हैं। दोस्तों, कुछ प्रसिद्ध मठों के नाम यहाँ पर दिए हैं, जैसे हेमिस, थिक्से, शे और लामायुरु। ठीक है, ये जो चित्र आप अभी देख रहे हैं ना अपनी स्क्रीन पर, ये थिक्से का है। ठीक है दोस्तों, ग्रीष्म ऋतु में यानी गर्मी के मौसम में यहाँ के जो निवासी हैं ना, वो आलू, मटर, जौ, सेम और शलजम की खेती करते हैं। और जब शीत ऋतु आती है, ठीक है, तो उसमें जलवायु बहुत ही ज़्यादा कष्टकारी हो जाती है। लोग धार्मिक अनुष्ठानों और उत्सवों में उस समय अपने आप को बहुत ही व्यस्त रखते हैं। दोस्तों, यहाँ की जो महिलाएं हैं वो अत्यधिक परिश्रमी होती हैं। केवल घर और खेतों में ही काम नहीं करती, बल्कि कुछ छोटे छोटे व्यवसाय भी संभालती हैं, दुकानें भी संभालती हैं। यहाँ की राजधानी है दोस्तों लेह। सड़क और वायुमार्ग द्वारा भली भांति यह जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग का जिक्र यहाँ पे आया है 1A, जो लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। अगर कोई आपसे पूछे कि 1A राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ से होकर के जाता है, तो आप बोलेंगे जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से ये जोड़ता है। ठीक है, लेह को। मुझे उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा। फिर यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले हम यह देखते हैं जानकारी जो है क्या आप जानते हैं शीर्षक के अंतर्गत। दोस्तों, मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों से होकर के गुजरता है। यह कौन कौन से हैं? रोहतांगला, बारालाचा ला, लुनगालाचा ला एवं टंगलंगला।
ठीक है, नाम थोड़े से आपको अजीब लग सकते हैं। यह राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच में खुलता है, ठीक है, यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने, जब क्या होता है ना कि बर्फ़ को हटा दिया जाता है मार्गों से, रास्तों से, ठीक है। तो फिलहाल हम लोगों के बारे में पढ़ रहे थे दोस्तों। यहाँ का जो मुख्य क्रियाकलाप है ना लद्दाख का, वो है पर्यटन, ठीक है। देश विदेश से, विश्व से अनेक प्रकार के पर्यटक यहाँ पर आते हैं। किस चीज़ के लिए? पर्यटन के लिए। गोपा दर्शन, घास के मैदानों, हिमनदों की सैर करते हैं। अलग अलग उत्सवों को यहाँ पर उन्हें देखने का मौका मिलता है। अनुष्ठानों को देखना यहाँ के प्रमुख पर्यटक आकर्षण हुआ करते हैं। दोस्तों, आज जब हम आधुनिकीकरण की ओर बढ़ रहे हैं तो यहाँ के जनजीवन में भी थोड़ा बहुत परिवर्तन आ रहा है, लेकिन लद्दाख के जो लोग हैं ना दोस्तों, उन्होंने कई शताब्दियों से प्रकृति के साथ समन्वय और संतुलन करना सीख लिया है। जल और ईंधन ऐसे संसाधनों की कमी के कारण वो आवश्यकता अनुसार और मितव्ययिता से इनका उपयोग करते हैं, यानी कि जितनी आवश्यकता उतने ही संसाधनों का उपयोग वह करते हैं और कुछ भी वह व्यर्थ नहीं करते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह अध्याय आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा, है ना। और आपसे ऐसी अपेक्षा है कि इस वीडियो की लिंक को आप ज़रूर शेयर करेंगे, साझा करेंगे अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों, सहपाठियों, परिजनों के साथ में। दोस्तों, जल्द ही हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।